हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में आज मैं टेस्ट का सेकंड डे है। एस्टेट साइकोलॉजी पेपर के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज ये टेस्ट का दूसरा दिन है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी सही ढंग से हो पाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें से निम्न में से कौन सा एक नेत्रीय गहराई संकेत है? मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू है, सापेक्ष आकार, रेखीय परिदृश्य, आच्छादन या फिर उपर्युक्त सभी। तो बेसिकली यहाँ पे बताना है कि परसेप्शन में आपने पढ़ा हुआ होगा कि दो तरह के ये क्लूज होते हैं, मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर, और इसके अलग अलग से टाइप्स दे हुए रखे हैं। तो यहाँ पे एक नेत्रीय संकेत को आपको बताना है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों ही जो है ये तीनों ही एक नेत्रीय संकेत के एग्जाम्पल हैं। सापेक्ष आकार यानी कि रिलेटिव साइज आपका, इसके बाद में रेखीय परिदृश्य, और इसके बाद में आच्छादन। तो ये आपने पढ़ रखा होगा। तो ये तीनों ही एक नेत्रीय संकेत के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन में गति के साथ संबंधित नियम है। गति से संबंधित कौन सा नियम है? बंदी का नियम, निरंतरता का नियम, समरूपता का नियम या समान दिशा का नियम। तो बेसिकली आपने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पढ़े हुए होंगे, जिसको कि दो भाग में बांटा गया है, पेरिफेरल प्रिंसिपल और सेंट्रल प्रिंसिपल। तो पेरिफेरल में आपके 6 सब नियम दिए हुए हैं, जिसमें से कि ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन के साथ में गति का नियम किसको दर्शाता है। तो बेसिकली गति का क्या मतलब है कि जिसमें एक समान गति पाई जाती है जब किसी उद्दीपन में, और हम उसको एक साथ संगठित करके जब उसको हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान दिशा या फिर कॉमन फैट का नियम। बेसिकली कि जब किसी स्टिमुलस में एक तरह की गति पाई जाती है, तो हम उसको एक साथ अरेंज करके हम उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम उस वस्तु का परसेप्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किससे प्राप्त होने वाली संवेदी निवेश से रंग का प्रत्यक्षीकरण होता है? रंग परसेप्शन के लिए, कलर परसेप्शन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है? तो यहाँ पे आई स्ट्रक्चर से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई स्ट्रक्चर में अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, और छोटे छोटे से इसके इंटरनल काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जो कि हमें अलग अलग कलर्स को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है शलाकाएं, सूचियाँ, फोबिया या फिर परितारिका। एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए, और हर रोज़ 8 बजे के आसपास में आपको यहाँ पे वीडियो दी जाएगी। कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करके देखते जाइए। बाकी मैं आंसर बता ही रही हूँ। इसके बाद में आप देखिए कि आप 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को आप कवर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है, आपकी एक सेल्फ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ ही साथ में आप खुद को असेस भी कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचियाँ, यानी कोन्स, इसको इंग्लिश में कोन्स कहा जाता है, और जो कि हमारे कलर परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सूचनाओं को उनके सकल भौतिक संरचनाओं के आधार पर अंतर एवं विश्लेषण करना कहलाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। क्या कहलाता है? चयनित अवधान, विभाजित अवधान, विभेदन या फिर छनाई। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भौतिक संरचनाओं के आधार पर, ग्रॉस फिजिकल फीचर्स के आधार पर ही जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसमें हम अंतर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो बेसिकली यहाँ पे इसको हम चयनित अवधान कहते हैं, यानी कि हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलस दिए हुए हैं, उसमें से कुछ स्टिमुलस को हम सेलेक्ट करते हैं, अपने चेतना केंद्र में लाते हैं, और फिर उसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो बेसिकली ये चयनित अवधान का एक एग्जाम्पल हो जाता है, और इसके लिए कई बार आपके स्टिमुलस फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स के साथ में ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स या फिर स्टिमुलस रिलेटेड फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पानी में रखी गई छड़ी कुछ झुकी हुई सी दिखती है, यह उदाहरण है। एक बाल्टी पानी में जब आप एक छड़ी को रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसकी परछाई सी बनती है, जिसके चलते लगता है कि ये सीधी नहीं टेढ़ी रखी हुई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक भ्रम, भौतिक भ्रम, छड़ी भ्रम या फिर गलियारा भ्रम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा भौतिक भ्रम का, यानी कि फिजिकल इल्यूजन का, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फिजिकली वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, और जिसका हमें मिस परसेप्शन या फिर जिसका हमें इल्यूजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट किसी और तरीके से है और हमें वो दिख किसी और तरीके से रहा है। ये एक जनरलाइज्ड भ्रम भी हम कह सकते हैं इसको, जो कि सबके साथ ही होगा। तो इसको एक ऑब्जेक्टिव भ्रम या फिर जनरल इसको इल्यूजन भी कहा जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वगतिक, स्ट्रोबोस्कोपिक गति तथा फाई घटना, ये तीनों निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ये भी आपका परसेप्शन का क्वेश्चन है। परसेप्शन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, इवन सिलेबस में भी, आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें मैंशनड हैं। और यहाँ पे दिया है ऑप्शन है आभासी गति का या फिर उत्पन्न गति का। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर गति अनुप्रभाव का या फिर वास्तविक गति का। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा आभासी गति का। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप, आभासी गति का क्या मतलब है, एक तरह से इसको हम गति इल्यूजन भी कह सकते हैं, मूवमेंट इल्यूजन भी हम कह सकते हैं, गति भ्रम भी कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है अपने जगह पे स्थिर होती है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन की वजह से, ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से हमें उसमें मूवमेंट सी दिखाई देती है। जैसे कि फाई घटना के बारे में हम बात करें, इसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि बिजली का जो बल्ब है वो ऐसे राउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन क्या होता है एक लाइट जलती है, एक लाइट बंद होती है, लेकिन उसका ड्यूरेशन इतना कम होता है कि हमें लगता है कि वो लाइट यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मूवमेंट कर रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जगह पे ही होती है। ऐसा ही कुछ ये स्वगतिक यानी कि ये ऑटोकाइनेस्टिक इल्यूजन और साथ ही साथ में स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन के साथ में भी होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, आभासी गति, यानी कि गति नहीं होती, हमें उसका आभास होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसिबो तथा एक्यूपंक्चर दर्द संवेदन को किस तरह से प्रभावित करता है? दर्द द्वार को बंद करके, एंडोर्फिन उत्पन्न करके, त्वचा के दर्द ग्राहकों को कम करके, या फिर उपर्युक्त तीनों तरह से। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा, और कल भी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ था। और यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंडोर्फिन उत्पन्न करके। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि एक जहाँ पे दर्द होता है या फिर वो एक साइकोलॉजिकल एक जब माइंड सेटअप हो जाता है तो एक साइकोलॉजिकल हार्मोन रिलीज होता है जो कि उस पेन को कम करता है। बट एक्चुअली वहाँ पे ऐसा कुछ भी दवा नहीं, मतलब प्लेसिबो इफेक्ट वहाँ पे काम करता है और साइकोलॉजिकली वो जो पेन होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे एंडोर्फिन जो है वो रिलीज होता है ब्लड में। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेब के अनुसार प्रत्यक्षण की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका संग्रहण, कोशिका साइटोप्लाज्म, अवस्था क्रम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इन्होंने हेब की थ्योरी या प्रत्यक्षीकरण की थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी। हेब की फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ही पढ़ लीजिएगा। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होगा फिर भी पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। और साथ ही साथ में परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो टॉप डाउन परसेप्शन और बॉटम अप परसेप्शन किसने दिया था, क्या होता है, कई बार सीधा सीधा भी पूछ लेता है और कई बार आपसे सिचुएशन दे करके भी क्वेश्चनिंग कर ली जाती है। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे परसेप्शन के चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि कोशिका संग्रहण जो है, सेल असेंबली, यहाँ पे परसेप्शन का एक मौलिक इकाई होती है। यानी कि सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट स्टेज होगा, पहला चरण होगा, हम कह सकते हैं बिल्कुल छोटा मतलब स्टार्टिंग जो लेवल होगा वो यही होता है, कोशिका संग्रहण। इसके बाद आगे देखते हैं, आँख का वह स्थान जहाँ सभी गैंग्लियन कोशिकाओं के एक्सॉन्स एक साथ मिलते हैं तथा जहाँ कोई भी ग्राहक नहीं होता है को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अक्षिपटलीय काज़्मा, अंधबिंदु, अक्षिपटल, या फिर सूचियाँ। तो यहाँ पे आई स्ट्रक्चर आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके सिलेबस में सीधे सीधे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप साइकोलॉजी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आई का स्ट्रक्चर और आपका ईयर का स्ट्रक्चर उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो उसको ध्यान में आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही नोट कर करके आप एक अपना नोट्स भी आप अपना बना सकते हैं, अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तीव्र प्रकाश धीमा हो जाता है तो आँख की परितारिका यानी आइरिस जो होती है वो क्या होता है उसमें? ऑप्शन है फैलता है, सिकुड़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर रंग में परिवर्तन होता है। तो बेसिकली आपने इस चीज़ को कई बार फील भी किया होगा कि जब हम बिल्कुल बहुत लाइट वाली जगह से जब हम अंधेरे रूम में जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आइरिश होती है वो फैल जाती है। और जब हम कम लाइट से ज़्यादा लाइट की तरफ जाते हैं या फिर अचानक हमारे ऊपर तीव्र लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो आइरिश जो होती है वो सिकुड़ जाती है। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक दहली सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है यहाँ पे आनंददायक शब्द,
तटस्थ शब्द, CVC निरर्थक पद या फिर अश्लील शब्द। तो यहाँ पे पूछा हुआ है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक देहली सबसे अधिक होती है, यानी कि जो परसेप्शन थ्रेशोल्ड होगा उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चनिंग की हुई है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अश्लील शब्द, एक तरह का ये इमोशनल वर्ड भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी देहली सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण में हम दी गई जानकारी से आगे जाते हैं। इस बात को किसने बताया कि स्टेटमेंट दिया हुआ है कि परसेप्शन क्या है कि हमारे सामने जो जानकारी दी हुई है हम उससे आगे जाते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को मैंने अपनी कई वीडियो में बताया हुआ भी है कि सेंसेशन में क्या होता है, संवेदना में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमारे सामने में फील होता है कि कोई कुछ है। अब वो चीज़ क्या है, हमें जब इस बात का जैसे ही ज्ञान हो जाता है तो वो प्रोसेस जो होता है वो परसेप्शन का प्रोसेस हो जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में ये डेवलप किया है। ब्रूनर का ये स्टेटमेंट है कि जब हम दी हुई जानकारी से आगे जाते हैं, यानी हमें जब ज्ञान हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो परसेप्शन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये भी परसेप्शन से ही आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अल्बेडो, सापेक्ष रोशना, चमक, स्थिरता या फिर छाया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन गहराई प्रत्यक्षण का चित्रात्मक संकेत नहीं है? गठन प्रवणता, वायवीय परिदृश्य, गति परिदर्श या फिर सापेक्ष चमक। तो यहाँ पे आपने ये पिक्चोरियल क्लू के बारे में पूछा हुआ है और बेसिकली टेक्सचर ग्रेडियंट आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। और इसके बाद में इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोशन पैरालैक्स भी जिसको कहा जाता है, मोशन पैरालैक्स या फिर मोशन पर्सपेक्टिव जो है, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णतः समरूपी दृष्टि क्षेत्र को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, गैंसहिट, गैंजस्ट्रक्चर, गैंसलिक या फिर गैंसफील्ड। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा गैंसफील्ड, जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर टर्म को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिपटलीय प्रतिमा में परिवर्तन के बावजूद भी जब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रतिमा ज्यों की त्यों रहती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? यानी कि बेसिकली दृष्टिपटलीय प्रतिमा, जैसे कि हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें पता है कि वो पेड़ काफ़ी विशाल है, हमसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उसको किसी बहुत दूर की जगह से देख रहे हैं, हमें वो अपनी हाइट का ही दिख रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो पेड़ काफ़ी दूर है। फिर भी उसकी जो इमेज बनती है, उसका जो हम परसेप्शन करते हैं एक विशाल ट्री के रूप में ही करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस घटना को क्या कहा जाता है कि जब उसकी प्रतिमा है वो चेंज बनती है लेकिन उसका परसेप्शन हम एज इट इज़ ही करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सतर्कता, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सुरक्षा, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता या फिर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विसंगति या विभिन्नता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता। उस चीज़ से हम पहले से परिचित हैं, उस स्टिमुलस को हम अक्षपटलीय चेंजेस के बावजूद भी हम एज इट इज़ ही उसका परसेप्शन हम कर पाते हैं। नेक्स्ट है, जब सामान्यतः चंद्रमा शीर्ष पर होता है तो क्षितिज की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है, इसे क्या कहा जाता है? यानी कि हमारे ऊपर बिल्कुल सीधा बिल्कुल हमारे ऊपर होता है तो हमें ये थोड़ा छोटा दिखता है, तो इस घटना को या इस चीज़ को क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्र स्थिरता, चंद्र प्रदक्षिण, चंद्र भ्रम या फिर चंद्र परीक्षण। तो इसको एक इल्यूजन कहा जाता है क्योंकि वो अपनी दिशा बदलता है तो वो हमें ऐसा दिखाई देता है लेकिन वो एज इट इज़ ही है, अपने शेप का ही है। तो यहाँ पे ये चंद्र भ्रम मून इल्यूजन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई परसेप्शन के लिए निम्नांकित में से कौन एक नेत्रीय संकेत नहीं है? ध्यान रखना यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। अनुकूलन, रेखीय पर्सपेक्टिव, इंटरपोजिशन, हस्तक्षेप या फिर आच्छादन और गति लंबन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकोमोडेशन, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? ये एक द्विनेत्रीय संकेत है, बाइनोक्यूलर क्लू है, इसलिए यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड रोड्स तथा कोन्स में मुख्य अंतर है इनके आकार का, तीव्र एवं धीमा प्रकाश की संवेदनशीलता का, रंग संवेदनशीलता का और अक्षपटल में अवस्थिति यानी कि लोकेशन का। तो बेसिकली रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं, ये आई स्ट्रक्चर में कलर परसेप्शन के लिए इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और बेसिकली ये इनमें काफ़ी अंतर भी पाया जाता है। और बेसिकली कोन्स जो होता है उसके द्वारा हमें रंग संवेदनाएं होती हैं, रोड्स के द्वारा हम लोग ब्लैक, वाइट और
ब्राउन हम लोग ये कलर्स और ग्रे कलर को हम परसेप्शन कर पाते हैं, बाकी सारे कलर्स जो है वो हम सूचियों के द्वारा यानी कि कोन्स के द्वारा हम परसेप्शन कर पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अंतर पूछा हुआ है, तो ये अंतर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीव्र और धीमा प्रकाश की संवेदनशीलता में इनकी संवेदनशीलता अलग अलग होती है, जिसके चलते कि ये अपना काम कर पाते हैं, यानी कि हमें कलर सेंसेशन हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधकार अनुकूलित नेत्र प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं, समान रूप से संवेदनशील होते हैं, बाल्यावस्था में अधिक लेकिन वृद्धावस्था में कम संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अंधकार अनुकूलित नेत्र जो होते हैं यानी कि डार्क एडेप्टेशन जो आंखें हैं, तो वो क्या होती हैं, कम संवेदनशील वो मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृति पृष्ठभूमि घटना का प्रत्यक्षण किया ही नहीं जा सकता जब तक उस ढांचे में नहीं है। क्या नहीं है? 4 ऑप्शन है, रंग नहीं है, चमक, विस्तार या फिर कंटूरिंग नहीं की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि कंटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आकृति पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि एक वस्तु जब आकृति के रूप में है तो दूसरी स्थिति में वो पृष्ठभूमि के रूप में भी हो सकती है। इसका पता हमें कैसे चलेगा, जब वहाँ पे कंटूरिंग प्रॉपर होगी तब हमें इसका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आकृतियों के संगठन का नियम नहीं है? फिगरल ऑर्गेनाइजेशन का नियम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली पूछा हुआ है कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का पेरिफेरल प्रिंसिपल नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्रत्यक्षणात्मक संगठन का नियम नहीं है, ये पूछा हुआ है यहाँ पे। इसको देख करके, नया वर्ड देख करके कंफ्यूजन में नहीं होना है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर उस चीज़ को हम लोग मतलब कि ग्रैप्स कर लेते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, समीपता का नियम, सानिध्यता का नियम, निरंतरता का नियम या फिर बंदी का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी कि सानिध्यता का नियम, ये प्रत्यक्षणात्मक संगठन का नियम नहीं है, बाकी ये तीनों ही है। तो ध्यान रखना है, नहीं पूछा हुआ है, इस चीज़ को बिल्कुल क्वेश्चन को आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण पर संस्कृति, संज्ञानात्मक सेट एवं अभिप्रेरण का पड़ने वाला प्रभाव निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप होते हैं? बॉटम अप परसेप्शन, पैरेलल प्रोसेस या फिर समानांतर प्रक्रियाएं, टॉप डाउन परसेप्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अभी मैं बात कर ही रही थी बॉटम अप परसेप्शन और टॉप डाउन परसेप्शन का। आपको कमेंट करके बताना है कि बॉटम अप परसेप्शन और टॉप डाउन परसेप्शन किसके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊपरी निचली प्रक्रियाएं, यानी कि टॉप डाउन प्रोसेस जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टॉप डाउन परसेप्शन में बेसिकली ये क्या होता है कि संज्ञानात्मक सेट होता है कि जिसके थ्रू किसी भी चीज़ का हम परसेप्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है, एक उद्दीपक को कुछ भिन्न मानना कहा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्थिरता, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकृति, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक भ्रम या फिर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विरोधाभास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक भ्रम। यानी कि उद्दीपक को कुछ भिन्न मानना, यानी कि उद्दीपक स्टिमुलस कुछ और है और हम उसका कुछ और परसेप्शन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, इल्यूजन के केस में परसेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, और जब हम हॉल्यूसिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दहली लोअर थ्रेशोल्ड के रूप में हुई अनुक्रियाशीलता को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथ्य, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सतर्कता, अवचेतन प्रत्यक्षण या फिर परिसीमा प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सतर्कता। यानी कि बेसिकली निम्न दहली क्या है कि परसेप्चुअल सतर्कता होती है कि कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है तो उस चीज़ का लोअर थ्रेशोल्ड, यानी कि जिस बेसिस पे उसको हम पहचान सकते हैं, उस उद्दीपन का परसेप्शन कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल निचली सीमा पर भी उस चीज़ का हम परसेप्शन कर लेते हैं। क्या होता है ये प्रोसेस? तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय एवं स्थान के प्रत्यक्षण की अंतःक्रिया की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे होती है? 3 ऑप्शन है, टाउ इफेक्ट, कप्पा इफेक्ट और गामा इफेक्ट। अब यहाँ पे इसका कोडिंग भी दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गामा इफेक्ट जो है 1 और 2, यानी कि टाउ इफेक्ट और कप्पा इफेक्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपका टास्क यहाँ पे क्या है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो इसके बारे में आप जानते होंगे। इसी तरह के टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब टाउ इफेक्ट और कप्पा इफेक्ट को आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिएगा, देखिएगा इसको किसने दिया था, इसका मतलब क्या होता है, तो इससे आपका एक प्रॉपर नोट्स जो है वो बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूरी के प्रत्यक्षण में नेत्र गति की समायोजन में संभावित योगदान को पहचाना गया है।
समायोजन, गठन प्रवणता तथा अभिबिंदुता, गठन प्रवणता एवं अभिबिंदुता, समायोजन एवं अभिबिंदुता, समायोजन एवं गठन प्रवणता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको बताना है। बेसिकली यहाँ पे दूरी के परसेप्शन में जो नेत्र समायोजन होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेसिकली क्या यूज़ हम करते हैं, बेसिकली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो समायोजन और अभिबिंदुता जो कि बाइनोक्यूलर यानी कि द्विनेत्रीय संकेत का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्दाइमर का प्रदर्शन नियमों के साथ वही संबंध है जो रूबीन का है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि दोनों ने ही ये टर्म सेम बात कही हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आकृति निर्माण से, आकृति पृष्ठभूमि संगठन, आकृति अंतः स्थापना और आकृतिक उत्तर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्दाइमर ने भी इस चीज़ को दिया है, रूबीन ने भी इस चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण शब्द का ना कि उसके घटक अक्षरों का हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। 4 ऑप्शन है। आधारिक ऊपरी संसाधन यानी कि बॉटम अप प्रोसेसिंग, ऊपरी निचली संसाधन यानी कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग या फिर टेम्पलेट मैचिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें बेसिकली क्या बताया हुआ है कि हम लोग अगर किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो पैसेज के एक एक वर्ड को नहीं पढ़ते, बेसिकली उसको मोटा मोटी देखकर हमें आइडिया लग जाता है कि वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो इस तरह मतलब कि इन चीज़ों से हम पहले से नोन होते हैं, तभी हम उस चीज़ के बारे में हम जान पाते हैं। तो यही चीज़ टॉप डाउन प्रोसेसिंग में मायने रखती है और यही चीज़ क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है आपका कि पूर्ण शब्दों का ना कि उसके घटक अक्षरों का हमारा प्रदर्शन कहलाता है। और इसके बाद अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि रोज एक वीडियो टेस्ट सीरीज की वीडियो यहाँ पे आने वाली है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 हम यहाँ पे देखते हैं, यदि एक ही अक्षीय पटेलीय बिंदु को निरंतर कुछ समय तक उत्तेजित करें तो दृष्टि प्रतिमा कैसी होती है। 4 ऑप्शन है। यह अधिक स्पष्ट हो जाती है, यह धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, यह सदा एक जैसी बनी रहती है और इसमें निरंतर उत्तेजन संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धीरे धीरे ये खत्म होती सी चली जाएगी। तो यहाँ पे आज की सीरीज का ये 30 क्वेश्चन थे। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो टेस्ट सीरीज की 3rd वीडियो कल पोस्ट की जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।